अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लंदन फोर्स जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, ये किन मॉलिक्यूल में होता है ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो फैक्टर है किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्स होगा, किस में नहीं होगा, ये फैक्टर के ऊपर भी बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से कि लंदन फोर्स जो है ये हमारे पास थर्ड वन टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। लंदन फोर्स क्या है? थर्ड वन टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। दो टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थर्ड वन लंदन फोर्स है। इसके अलावा इस फोर्स को हम और नाम भी देते हैं जैसा कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये दूसरा नाम है इसके लिए। इसके अलावा लंदन डिस्पर्जन फोर्स और इसके अलावा शॉर्ट रेंज फोर्स, कई नाम है इसके। तो लंदन फोर्स आर आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये कई नाम हैं इसके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूज करेगा कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है ये क्या भला है, इंड्यूस्ड डाइपोल जो है ये क्या भला है। तो हम स्टार्ट लेते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल से। किससे स्टार्ट लेते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल से। मान लो हमारे पास कोई एटम है, मान लो हम यहाँ पे हीलियम लेते हैं। अब हीलियम का हमें मालूम है कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। 2 मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज मीन कि 2 प्रोटॉन है, या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ P लिखता हूँ। तो ये है इसका न्यूक्लियस। इसके अलावा यहाँ पे इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये इसका फर्स्ट वन शेल है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, हमें मालूम है। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ कोई और भी हीलियम एटम होगा। मान लो हमने 1 मोल हीलियम लिया हुआ है, तो वहाँ पे 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर के एटम होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा क्या है? एलिमेंट है, सॉरी एटम है हीलियम का, जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। इसके अलावा इसका जो शेल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इस तरह यहाँ पर भी करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब होता इस तरह है कि यहाँ पे आप लोग देख ले, ये भी पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर यहाँ पे ये वाला हीलियम जो है, ये वाला एटम, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हैं। इसके साथ इसका अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो एटम है ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो जाते हैं, इस साइड पे हो जाते हैं जहाँ पे इसके ऊपर न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इसको मैं करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? इधर ही आया। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे इस साइड पे आया, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा इस साइड पे चला गया। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो हीलियम एटम है, जिसके ऊपर यहाँ पे ये वाला हीलियम एटम जो है न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह बन जाता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह शेप इसका बन जाता है। ये है वही हीलियम एटम। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड पे आ जाता है
और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस साइड पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स कि ये क्या है, पोल है। क्या है, पोल क्रिएट हुए। अब इस पोल को हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। किसकी वजह से बना, इस एटम की वजह से बना। तो ऐसे पोल को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस दूसरी साइड पे हो जाता है। यहाँ पे पोल क्रिएट हो जाती हैं, तो इस पोल को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। अब ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हर वक्त इस तरह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस तरह पोल बनते हैं जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या नाम है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का समझ आ गया, अब इंड्यूस्ड डाइपोल जो है इसकी तरफ जाते हैं। अब ये वाला जो एटम है हीलियम का, इसमें जो पोल क्रिएट हो चुके हैं जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं या इंस्टेंटेनियस पोल कहते हैं, ये कोई और हीलियम एटम के ऊपर असर डालेगा और उससे भी इस तरह पोल बनाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आसपास कोई और हीलियम एटम है, मान लो हमने 1 मोल हीलियम एटम लिया हुआ है या हीलियम एलिमेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पे और भी इस तरह एटम होंगे हीलियम के। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्मल हीलियम एटम न्यूक्लियस है और इसके ऊपर मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे रिवॉल्विंग करता है, इसके सामने आया तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पोल है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो यही कहानी होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक साइड पे आ जाएगा और ये भी इसी तरह शेप इख्तियार करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है या इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ये क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस साइड पे आ गई और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसी साइड पे रहेगा, यानी न्यूक्लियस इस साइड पे, थोड़े वक्फे के लिए इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पोल क्रिएट हुए, यहाँ पे नेगेटिव पोल, यहाँ पे पॉजिटिव पोल, लेकिन किसने क्रिएट किया इस एटम को, ऐसा किसने बनाया, इस एटम ने, जिसको हम नाम देते थे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये इस एटम में जो पोल आए हैं ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल एटम की वजह से आ चुके हैं। तो इस पोल को, यहाँ पर ये भी पोल है, इस पोल को फिर हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। दो पोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल किसकी वजह से आए, इस एटम की वजह से आए, जिसको हम क्या कहते थे, इंस्टेंटेनियस पोल कहते थे या इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते थे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, 2 किस्म के एटम हमारे पास आ गए, 2 किस्म के पोल आ गए। एक को हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, एक को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब ये अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं और लंदन फोर्स भी कहते हैं। 3 नाम हम देते हैं या 4 नाम, या शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होता है, फिर यहाँ पे ये फोर्स ब्रेक हो जाता है। तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं लंदन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या लंदन डिस्पर्जन फोर्स या शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर अब मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी तो फिर जो डिफिनीशन है वो बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द मोमेंटरी फोर्स मतलब वो फोर्स जो थोड़े वक्फे के लिए हो, एक लम्हे के लिए हो,
उसको हम मोमेंट्री फोर्स कहते हैं। तो द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंडन फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, लंडन फोर्स या ये वाला फोर्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरा डिफिनीशन भी है, वो भी हम क्या करते हैं, जो बुक में दिया हुआ है वो भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। सेकंड डिफिनीशन है कि दी वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिस तरह यहाँ पे एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, रिजल्टिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके रिजल्ट में बना हो, कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिजल्ट में बना हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, मूवमेंट करता है एक एटम में, तो इसकी रिज़ल्ट में ये इंटरमॉलिक्यूलर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एंड क्रिएशन, ये मोशन की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, क्रिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आते हैं किस तरह इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी। तो इस डाइपोल की वजह से जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, इसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इसके बाद यहाँ पे हमारे माइंड में या आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि ये कैसे मॉलिक्यूल के बीच होगा, यानी वो कौन से मॉलिक्यूल है कि जिसके बीच इस तरह वीक फोर्स होगा या लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा। तो हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसा कि हमारे पास है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिस तरह CH4 है, इसके अलावा C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। तो ये है हाइड्रोकार्बन। इस तरह और भी आप लोग जा सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो हमारे पास हेलोजेन है, जैसा कि F2 है, ये भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और है भी डाई मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह Cl2 है, इसके अलावा Br2 है, इसके अलावा I2 है। ये क्या है, कौन से मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर है। इसके अलावा हमारे पास जो नोबल गैसेस है वो भी क्या है, मोनो एटॉमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक। यानी अगर हम 1 मोल हीलियम ले ले तो उनके बीच भी ये क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो कि वीक फोर्स है, जिसको हम लंडन फोर्स कहते हैं। तो हीलियम, इसके अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनान वगैरह वगैरह। तो इनके बीच भी जो फोर्स आप लोगों को मिलेगा वो कौन सा फोर्स होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा। तो ये हैं सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और एक होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, इनमें क्या होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूँ कि F2 जो है, इसके बीच भी लंडन फोर्स होगा, इसके बीच भी होगा, इसके बीच, इसके अलावा इन सब में होगा, पर किस में ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी स्ट्रेंथ अगर हम देख ले तो किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किस में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि F2 में है लंडन फोर्स और I2 में भी है लंडन डिस्पर्जन फोर्स, दोनों में है, पर किस में स्ट्रांग होगा ये पता हम कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे फैक्टर की तरफ हम जाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वन जो फैक्टर है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो फर्स्ट वन फैक्टर है, हमारे कोर्स में इतना बड़ा हेडिंग दिया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, या साइज़ ऑफ एटम भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि नोबल गैसेस है उसकी टर्म में हम साइज़ ऑफ एटम लिखते हैं या साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाए
size of molecule or atom. The size of atom or molecule is directly proportional to strength of London dispersion force. S means strength of London dispersion force. London dispersion force यानी जितना साइज़ बड़ा होगा वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, लंदन फोर्स होगा या लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। साइज़ कम होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वहाँ पे जो लंदन फोर्स है वो वीक होगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, हीलियम है। हीलियम का साइज़ क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक शेल में वो आ सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ एक शेल है। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका साइज़ इतना है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाए, एक स्टेप नीचे आए ग्रुप में, तो होता है इसके बाद नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। मीन्स के वहाँ पे 2 शेल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस फर्स्ट शेल और यहाँ पे सेकंड शेल। तो ये हीलियम से क्या है, बड़ा है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाए, आर्गन की तरफ जाए, तो वहाँ पे 3 शेल होंगे। इसके अलावा क्रिप्टॉन की तरफ जाए, क्रिप्टॉन की तरफ जाए, तो वहाँ पे 4 शेल होंगे, यानी साइज़ बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा अगर हम ज़ीनान की तरफ जाए, तो वहाँ पे इसमें 5 शेल होंगे, तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ वन शेल और फिफ्थ वन शेल। तो इसका साइज़ इतना बड़ा है। अब साइज़ बड़ा होने से क्यों लंदन फोर्स स्ट्रांग होता है? ये इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इजीली कोई दूसरा ज़ीनान एटम जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है और उससे इजीली इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना सकता है। अगर साइज़ छोटा हो तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसका फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इजीली डिस्टर्ब नहीं होते, ये इजीली एक साइड पे नहीं आते, इससे इजीली इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं बनते। जब नहीं बनते तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, वीक होगा। बनेगा पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, इसके अलावा टाइम लगाएगा, इसके अलावा वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइड पे आके फिर ये न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर यहाँ पे रिवॉल्विंग करेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो लंदन फोर्स है, वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियस इतने दूर है, जितने ज़्यादा दूर हो वो इजीली डिस्टर्ब हो सकते हैं। कोई दूसरा एटम जो है वो इजीली उसको डिस्टर्ब कर सकता है और इससे इजीली इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन सकता है। जब एक बार इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाए तो वो फिर इंड्यूस डाइपोल बनाएगा और यहाँ पे लंदन फोर्स बनेगा एक दूसरे के बीच। तो क्या है, साइज़ ऑफ एटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स, यानी जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतना फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो लंदन फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा। किस तरह? जिस तरह हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, F है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, मीन्स कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा इसके बाद है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इट मीन्स कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा फिर है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है, तो इट मीन्स कि इसमें 35 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा इसके बाद है आयोडीन और इसका एटॉमिक नंबर है 53 है इसका एटॉमिक नंबर, इट मीन्स कि इसमें 53 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बात की, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे लंदन फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ज़्यादा शेल होंगे, ज़्यादा शेल होंगे
तो उसका साइज़ भी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हम इस साइड पे आते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे आके, यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन देख ले, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, कितने 9। ये इसका फर्स्ट शेल मान लो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड शेल, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे शेल भी कम है, साइज़ भी छोटा होगा। इसके अलावा अगर हम आयोडीन देख ले तो इसमें 4 क्या होंगे, 4 शेल होंगे, साइज़ इतना बड़ा सा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑर्बिट में, तो इस तरह नहीं है कि एक ऑर्बिट में आपने 10 डाला फिर वहाँ पे 30 डाला। ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम ये 2n² के फार्मूले से डालते हैं। तो यहाँ पे मीन्स कि 4 शेल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इतने शेल बन गए। तो शेल जब ज़्यादा हो साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे। फिर वही कहानी है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो वो इजीली डिस्टर्ब होंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इजीली बन जाएंगे। तो ये है फर्स्ट वन फैक्टर। इसके अलावा नेक्स्ट वन फैक्टर जो है हमारे पास वो है दूसरा फैक्ट है, या दूसरा फैक्टर है तीसरा, कि अफेक्ट ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लैंडन फोर्स। अगर हमारे पास कोई एटम स्फेरिकल हो, क्या हो, स्फेरिकल हो, तो वहाँ पे सरफेस एरिया कम पड़ जाता है। कम पड़ जाने की वजह से वो वहाँ पे जो इंड्यूस डाइपोल है या इंस्टेंटेनियस डाइपोल है वो इजीली नहीं बनेगा। जब इजीली नहीं बनेगा तो वहाँ पे लंडन फोर्स भी क्या होगा, वीक होगा। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। हमें 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच चेन। दोनों में जो एटम की तादाद है, जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो सेम है, यानी वो आइसोमर्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखता है। क्या है वो हमारे पास, C4H10 ब्यूटेन जो है ये दिया हुआ है। अब इसके 2 आइसोमर बनते हैं, H10 है। एक बनता है स्ट्रेट चेन आइसोमर, जैसा कि हमारे पास कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन और यहाँ पे चौथा कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, 6 यहाँ पे हो गए, 8 10। ये है स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, जिसको हम N ब्यूटेन भी कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम क्या करते हैं, लगाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास इसका आइसोमर है उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10 है, लेकिन वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है या आइसोब्यूटेन है, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हम देख ले, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बीच में भी कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे कार्बन। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन। दोनों में सेम टाइप ऑफ एटम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कार्बन में 6 है, 6 4 24 और यहाँ पे 10, तो ये है 34 और यहाँ पर भी 34 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूले में फ़र्क है। ये क्या है, थोड़ा स्फेरिकल है, ये थोड़ा लंबा है, लॉन्ग चेन में है। तो यहाँ पे जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि जिसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, इसमें स्ट्रांग है, इसमें वीक है। इसमें क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली इंड्यूस हो जाते हैं, इसमें इजीली इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाते हैं। और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल आसानी से नहीं बनते। तो अगर हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो, स्फेरिकल हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है वो वीक होगा। जहाँ पे स्फेरिकल ना हो, एक
मॉलिक्यूल जिसका शेप स्फेरिकल ना हो वहाँ पे लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ एटम, जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम सारे क्या है, सेम नंबर, दोनों में सेम नंबर ऑफ़ एटम है। तो यहाँ पे लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है नंबर ऑफ़ एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो वहाँ पे लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप लोगों को 10 का कोर्स याद हो, जब हम हाइड्रोकार्बन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, तो जो फोर्थ मेंबर थे, पहले फोर्थ मेंबर थे CH4, इसके अलावा C2H4, H6, इसके अलावा C3H8, इसके अलावा C4H10। यहाँ तक जो हाइड्रोकार्बन थे वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो लंडन फोर्स है वो वीक है। क्या है? वो वीक है। तो लंडन फोर्स एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस मॉलिक्यूल में एटम ज़्यादा हो वहाँ पे लंडन फोर्स फिर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जैसे कि हमारे पास जैसे ही एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, जैसे कि C5 है, H12 है, तो ये फिर एग्जिस्ट करता था लिक्विड स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता था। अब 3 एटम्स इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पे लंडन डिस्पर्जन फोर्स इतना इंक्रीज़ हुआ कि ये लिक्विड स्टेट में आया। इसके अलावा मज़ीद फिर लिक्विड स्टेट में, और फिर जैसे जैसे बढ़ते गए एटम बढ़ते गए, फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते थे हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वहाँ पे लंडन फोर्स ज़्यादा होता है। जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड की निस्बत में जो लंडन फोर्स है वो कम होता है, पर गैसियस के मुकाबले में लंडन फोर्स ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे एटम बढ़ते जाते हैं लंडन फोर्स इंक्रीज़ होता जाता है, लंडन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ एटम जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, लंडन फोर्स के साथ। अगर नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो तो लंडन फोर्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ एटम कम तो लंडन फोर्स कम। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।